2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम जो वर्ण विचार था उसके MCQ करने जा रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अयोगवाह कहा जाता है, तो अयोगवाह जो हैं वो दो ही होते हैं, एक विसर्ग होता है, एक अनुनासिक होता है। अतः यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विसर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दांत जो और जीभ है उसके जो बढ़ने वाले वर्ण को क्या कहते हैं बताइए? मूर्धन, दंत, दंतुष्ट या कंठोष्ठ? तो इसका आंसर हो जाएगा दंत। चलिए, निम्नलिखित ध्वनियों को निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है। च जो तालु है महाप्राण है, खे महाप्राण है, कंठ है, अल्पप्राण दंत है, या मैं ओष्ठ ये सगोच है। तो आपको बताएं कि च जो है वो तालब है और महाप्राण नहीं होता है, ये अल्पप्राण में आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? आपको बताना है इसमें अशुद्ध कौन सा है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। क्षय संयुक्त व्यंजन है या विसर्ग कंठ वर्ण है, बताइए इसमें अशुद्ध क्या है? तो अशुद्ध हो जाएगा। तो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चारण के स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प है अब वो शुद्ध है? आपको बताना है कौन सा विकल्प है वो शुद्ध है। स मूर्धन, च कंठ, च तालु या फिर च दंत? तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दंत, क्योंकि यहाँ पे जो स है वो दंत में आता है। ठीक है, चलिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर है ओम। इसका आंसर हो जाएगा ओम। चलिए नेक्स्ट। मुँह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु कौन सा है? तो आप जानते हैं सिरोरे का अनुनासिक, अनुस्वार नासिक। तो ये अनुनासिक है। क्या ये अनुशासन? क्वेश्चन नंबर 7 में आपका अनुनासिक हो जाएगा। किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? आपको बताने हैं किस वर्ण के जो सभी स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन आपको पता है क से म तक होते हैं, यानी कादि मावसानाम स्पर्शा। अतः म के बाद में कोई भी आ गया यहाँ तो आप देख सकते हैं। देखिए कोई ऑप्शन 3 में देखिए यह है जो कि म के बाद में आता है। अतः यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना थर्ड। इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? चवर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। कवर्ग जो है वो आकंठ वर्ण माने गए हैं। डंडा को चिप व्यंजन कहते हैं। समस्त स्वर जो अघोष वर्ण है। आप बताइए इसमें जो कौन सा क्वेश्चन है जो गलत है? तो यहाँ पर जो समस्त स्वर होते हैं वो अघोष नहीं होते हैं। अतः आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट। इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण जो है मूर्धन्य हैं? मूर्धन्य आपको वर्ण बताने हैं कि सभी वर्ण मूर्धन्य किसके हैं। तो मूर्धन्य की बात करें तो इसमें ये र, ड, स, ट सभी मूर्धन्य वर्ण हैं। ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ड का उच्चारण स्थान, ड का जो उच्चारण स्थान है वो बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 में आपको आंसर बताना है। तो ड का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा में होता है। किस में होता है? वो मूर्धा में, क्योंकि ऋतु ऋषाणा मूर्धा, रि ट ठ ड ड ड री और ये सब मूर्धा में आते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं दो वर्णों से मिलकर जो शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। तो यहाँ पे जो पहला श्र है वो श और र से बना है। अतः इसका आंसर हो जाएगा श्र। कृपया हमारे चैनल को लाइक करना नहीं भूलें। स्वर किसका भेद है बताइए? स्वर संधि का, समास का, वर्ण का या लिंग का? तो स्वर है वो वर्ण का भेद है, क्योंकि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अतः आपका आंसर हो जाएगा वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो ऊष्म वर्ण होते हैं स, और जो यरलभ होते हैं उनको कहते हैं अंतस्थ वर्ण। अतः हमारा 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब। अतः यहाँ पर सेकंड आंसर इसका जो है सही हो जाएगा। चलिए, ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ण का उच्चारण जो स्थान है वो नासिक हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा आपका आंसर बताइए? तो 16 का आपका नासिक हमने बता दिया, आप नासिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कादि मावसानम स्पर्शा क से म तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अतः यहाँ पर जो है 4 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों का दूर कैसे किया जा सकता है? छपी सामग्री समृद्ध वातावरण देकर, अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करें या अनुनासिक के नियम बनाकर? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, यानी कि जो स्वयं है वो सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करेगा। तो त्रुटियां जो हैं अनुनासिक या अनुस्वार संबंधी, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ, तालु, मूर्धन्य और दंत। तो आपको बताए ऋतु ऋषाणा मूर्धा, तो मूर्धन्य में आएगा ट वर्ग। अतः 19 का ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अयोग्य वाहक किसे कहा जाता है? थ किस वर्ग का है? तो ऋतु ऋतुषाणाम और ऋतु लिसानाम दंता, यानी ऋ और त वर्ग यानी त थ द ध ये सब दंत में आते हैं, अतः ऋतु लिसानाम दंत ऐसे ये दंत में आ जाएगा। अयोग्य वाहक कहा जाता है। अयोग्य वाहक विसर्ग और अनुस्वार को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन में विसर्ग है तो आपका आंसर हो जाएगा विसर्ग। क्या हो जाएगा? विसर्ग। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में ओनली 11 स्वर होते हैं, 4 मूल स्वर होते हैं, 7 जो है दूसरे स्वर होते हैं, तो 7 और 4 11, इस तरह से 11 स्वर होते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 11। चलिए नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो संयुक्त स्वर हैं वो 4 माने गए हैं। वैसे तो होते तो और भी बना सकते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला में जो असिस्टेंट जेलर 2016 में जो क्वेश्चन आया था आरबीएससी ने जो माना है उसमें आपका 4 माना है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम आ गया है और आ भी सकता है। हिंदी वर्णमाला मूल स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वर है वो 4 है, और चारों का नाम बताएं। आई ई उ री, अ ई उ और री, ये जो है मूल स्वर है। चलिए हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे तो वापस स्पर्श व्यंजन आपके 25 हो जाएंगे। हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? तो 11वां व्यंजन जैसे अ से आपको स्टार्ट करिए और 11वां व्यंजन कौन सा होगा आपको बताना है। तो 11 नंबर पर जो आता है वो आता है ट। क्या आता है? वो ट आता है। चलिए इसमें नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन जो है वो म है, आप जानते हैं 27 में आपका आंसर हो जाएगा म। इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है आपको बताना है। दीर्घ कौन सा है? ई उ री आ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो यहाँ पर जो आ है वो एक दीर्घ वर्ग है, अतः यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का आ आंसर हो जाएगा। इनमें उच्चत्व व्यंजन कौन सा है? तो उच्चत्व व्यंजन 2 ही होते हैं, ड और ण, तो यहाँ पर ण दे रखा है तो आपका ण आंसर हो जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालु है? तो तालु की बात करेंगे तो इच्यु शय नाम तालु, च वर्ग जो है तालु में आता है, और यह तो च छ ज, तो ज जो आपका है वो तालु में आ जाएगा। इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है आपको बताना है। रि का उच्चारण स्थानाम मूर्धा है, तो ऋतु रिष्ठानाम मूर्धा बिल्कुल सही है। ये और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। ये जो दुगना समय है, ज़्यादा समय जरूर लगता है लेकिन दुगना लगता है, ये सब फिक्स नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। आपको दे रखा था गलत बताना था। इनमें से कौन सा कथन सही है? मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है, उच्चारण की दृष्टि से उ ओष्ठ माने गए हैं, समस्त स्वर महाप्राण होते हैं। बताइए समस्त स्वर क्या महाप्राण होते हैं? 32 का आपका आंसर बताना है। तो 32 की अपन बात करेंगे तो 32 में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, यानी उच्चारण की दृष्टि से उ और उ हैं वो ओष्ठ माने गए हैं। उपपद्यमानीय नाम जो ओष्ठु है उच्चारण की दृष्टि से जो ये माने गए हैं वो यहाँ बताना था कि सही क्या है। तो सही की बात करेंगे तो उ पद्मानीय नाम ओष्ठ, उससे उ जो है ओष्ठ माने गए हैं, अतः आपका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ण है वो अघोष व्यंजन है? अघोष की बात करेंगे तो हमने पहले ही बोला था घोष और अघोष। अघोष में अग हटा देंगे अपन, इसमें पहला और दूसरा वर्ग आएगा और स आएगा, इस तरह से 13 वर्ण है टोटल। अघोष में सिर्फ 13 वर्ण हैं, क्योंकि जो है 5 तो वर्गों में से आ गए और 5 दूनी 10, क्योंकि पहले दूसरे वर्ण और 3 श, तो इस तरह अघोष व्यंजन है। आप बताएं कि निम्न से कौन सा वर्ण है वो अघोष है। 33 में से आपको ऑप्शन दे रखे हैं थर्ड में, तो यहाँ से जो च है वो अघोष व्यंजन हो जाएगा। चलिए जो है वो च आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पहला दूसरा वर्ण है तो च पहला ही आ जाता है, इसलिए ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है आपको बताना है। अघोष व्यंजन, अघोष की बात करेंगे अपन तो फर्स्ट सेकंड कौन सा है बताइए। तो ट वर्ग हो जाएगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। 34 में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 34 का 4। निम्न में से कौन सा वर्ण है वो घोष व्यंजन है। अब घोष व्यंजन की बात करेंगे तो घोष में 3 आएंगे, यानी कि फर्स्ट सेकंड को छोड़ो, थर्ड 4 5 और यर लवह और समस्त स्वर, इस तरह से जो है 31 घोष व्यंजन माने गए हैं। तो यहाँ से बताइए 35 में आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा न, क्या हो जाएगा यहाँ पे ड जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है। 36 में आपका आंसर बताना है। तो 36 में जो अघोष व्यंजन है वो हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की देवनागरी में कुल कितने वर्ण होते हैं? वर्णों की मात्रा जो है कुल कितने होते हैं? तो हिंदी की देवनागरी जो लिपि है उसमें 52 होते हैं। हमने पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें आपको डिटेल से समझा रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख के उसके बाद ये टेस्ट अटैम्प्ट करें। हिंदी देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर होते हैं आपको बताना है। हिंदी में स्वर कितने हैं? तो स्वर 11 माने गए हैं हिंदी में। 38 में जो 11 स्वर माने गए हैं वो आपका आंसर हो जाएगा, अतः आपका आंसर 38। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं बताइए। अनुस्वार कितने माने गए हैं हिंदी की देवनागरी जो लिपि है उसमें?
तो अनुस्वार मूल्य एक ही माना गया है, अतः यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं? विसर्ग भी बनी हैं। और महाप्राण किसे कहा जाता है बताइए? जिन वर्णों के उच्चारण मुख से कम श्वास निकले, जिन वर्णों के उच्चारण मुख से अधिक श्वास निकले। बिल्कुल। चलिए 41 का आपका आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। तो 41 का सेकंड आपका आंसर हो जाएगा जिन वर्णों से मुख से अधिक श्वास निकले, लेकिन डबल नहीं, दुगना नहीं होनी चाहिए। ठीक है। निम्न में से कौन सा वर्ण है वो अल्प प्राण को दर्शाता है? अल्प प्राण 1/3 5 वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां वर्ग वर्ण जो होगा वो इसमें अल्प प्राण में आएगा। तो 42 में आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो 42 में आपका हो जाएगा थर्ड में है ण, क्या हो जाएगा? ण जो है ये फर्स्ट थर्ड से देखा सकते हैं आप। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से कम श्वास निकले उनको अल्प प्राण। महाप्राण जिनसे अधिक श्वास निकले, तो आपका 44 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। चलिए 45 की तरफ चलते हैं अपन। 45 की तरफ चलते हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, जो ट वर्ग है वो संपूर्ण जो ट है वो मूर्धा में आता है। निम्न में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? प्रकंपित जो वर्ण है वो र होता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वर, व्यंजन, वर्ण और शब्द। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी इकाई होगी वो बताइए क्या होगी? तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई होगी वो होगी वर्ण। 47 का आ जाएगा थर्ड। पद की परिभाषा क्या बताइए? पद शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, वाक्य के प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, पद उपसर्ग होते हैं, विदेशी शब्द पद कहलाते हैं। 48 में बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो हैं वो पद कहलाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से सघोष ध्वनि कौन सी है बताइए? 49 का सघोष या फिर घोष। और घोष जो वर्ण है वो आपको बताया 3, 4, 5 और प्लस सभी जो स्वर हैं वो आ जाएंगे इसमें, और अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे इसमें। तो 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, यानी जो फे हैं वो आपके सघोष व्यंजन में आ जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में घ वर्ण है वो किस में आता है? स्वर, व्यंजन, अनुस्वार या संयुक्ताक्षर। तो घ है वो आता है व्यंजन में। चलिए री अर में बदल जाता है। री जो है अर में बदलता है वो गुण संधि में बदलता है। कौन सी संधि में बदलता है? गुण संधि में। निम्न में से कौन सा नासिक व्यंजन है? त, न, द, भ। तो आपको बताए न जो है वो नासिक व्यंजन है। और निम्न में से अल्प प्राण नहीं है। ख, ग, च, द। बताइए 53 में क्या होगा आंसर? तो 53 की अपन जहाँ तक बात करें तो 53 में आपका आंसर हो जाएगा खे, जो यानी पहला आंसर है वो आपका हो जाएगा जो खे है वो आपका 53 का जो आंसर हो जाएगा। चलिए अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? अ जो है वो कंठ तालु है, क्योंकि अकुआ विसर्जनम कंठ। तो अ और कु मतलब जो कुछ टुतुप में से क वर्ग है वो संपूर्ण कंठ में आता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कंठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित से कौन सा वर्ग कंठ तालव्य स्वर में है? कंठ में भी आता है, तालु में। तो ए दई तो कंठ तालु, ए और ओ जो है वो कंठ तालु में आते हैं। 55 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ए दई तो कंठ तालु, यानी जो ए आई है अब वो आपका जो कंठ तालु में आ जाएगा। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान पर 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। निम्नलिखित से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है? तो त जो है दांतों को स्पर्श करती है। 57 का आपका आंसर हो जाएगा त, यानी कि जो थर्ड है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? इचु से नाम तालु। च वर्ग है वो संपूर्ण क्या होता है तालु में? तो च छ ज ज इचु से नाम भी आता है इसमें, तो च छ ज ज ये जो है तालु में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 59 क्वेश्चन। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम क्या है? तो ये अनुनासिक, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ गया है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और पिछली बार एग्जाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो बताइए अनुनासिक ध्वनियों का जो सही क्रम है वो क्या होगा? तो आप चेक कर सकते हैं, अ ब स द अ आ ई ऐसे काउंट करके भी चेक करते हैं। अतः इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ण, फिर ये य और यणनम, यंगणनम। तो इस तरह से ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द जो है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को आपको पता है संकर शब्द कहा जाता है। तो इसका जो 4 आंसर है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है क्या कहा जाता है? निश्चित अर्थ निकलेगा उसको वर्ण समूह या वक्तव्य या वर्ण या शब्द क्या कहेंगे? तो उसको बोलेंगे अपन शब्द। शब्द एक सार्थक वर्णों के सार्थक शब्द होता है जिसका कुछ न कुछ जो है अर्थ जरूर निकलता है। अतः यहाँ पर जो फर्स्ट आंसर है वो हो जाएगा शब्द इसका आंसर। चलिए ख क्या है? तो आपको बताना है क और ख। तो ख
आपको बताना है किस में आएगा, घोष व्यंजन, विवृत, अल्पप्राण व्यंजन और अघोष व्यंजन में। 62 में आपको आंसर बताना है। तो ये जो है अघोष व्यंजन में आएगा। किस में आएगा? अघोष। अघोष में मैंने आपको बताया था, ये ख है जो अघोष में आएगा। चलिए, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है? तो शब्दकोश की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है न वाला, और उसके बाद में इस तरह से क्रम चलता है, फिर उसके बाद अ आता है। ठीक है, इस तरह से अपन देखें तो यहाँ पर जो 63 है उसका जो आंसर है वो आ जाएगा फर्स्ट, यानी कि प्याऊ। और इसका जो आंसर हो जाएगा प्याऊ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो अब इसके पिछले वाला जो है वीडियो देखें, आपकी सब समझ में आ जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण है वो स्पर्श संघर्षी नहीं है? तो च छ ज झ ये स्पर्शी व्यंजन थे। और 64 में आपको बताना है कि कौन सा है जो स्पर्शी व्यंजन नहीं है। तो शब्दकोश में 64 निम्न में से कौन सा जो है स्पर्श नहीं है? तो वो झ जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। चलिए, ज्ञ को वर्णमाला माना जाता है, तो ज्ञ एक संयुक्त स्वर है, संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक यानी कि जो है लघु स्वर है। लघु स्वर यानी कि अनुस्वर, जैसे दो महाप्राण और अल्पप्राण। अल्पप्राण में से कौन सा आएगा बताइए? कारखाना, अमिताभ, कलख, चहचाना। तो ये कलख जो है इसमें अमात्रिक है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, अतः आपका आंसर हो जाएगा ये। चलिए, किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है? जिह्वा है जो दांतों को स्पर्श कहाँ करेगी बताइए? तो इसे जो करेगी थ में करेगी। किस में करेगी? थ। लिट लिसानाम दंथा। तो यहाँ पर जो थ वो इसका आंसर हो जाएगा। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? तो बाह्य यत्न के आधार पर जो व्यंजन है उसके कितने भेद हैं बताइए? 68 का आपको आंसर बताना है। तो बाह्य व्यंजन प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, और वो एक अल्पप्राण होता है और एक महाप्राण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए, किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? स ये सब यूष्म व्यंजन है, लेकिन जो यह है वो यूष्म व्यंजन नहीं है क्योंकि अंतस्थ व्यंजन है। चलिए, किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है आपको बताना है? घोष वर्ण किस में नहीं है? तो घोष वर्ण है वो यहाँ पर ट में नहीं है। किस में नहीं है? ट में। अतः आपका आंसर हो जाएगा ट। चलिए, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? वृत्तमुखी स्वर किस में नहीं है? तो जिसमें वृत्त बन जाता है वो तो वृत्तमुखी, जिनमें नहीं बनता तो आ है, जिसमें वृत्त नहीं बनता अतः आपका बन जाएगा 71 का पहला। चलिए, नेक्स्ट, किस क्रम में पश्च स्वर है? आपको बताना है पश्च स्वर क्या है। तो देखो, मैंने आपको डायग्राम सहित बताया था, जो ई है और ए है वो अग्रस्वर हैं, और जो अ है वो मध्य स्वर हैं, और बाकी सब जो हैं वो पश्च स्वर के अंदर आते हैं। अतः 72 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊ। क्या हो जाएगा? ऊ। अतः इसका आंसर हो जाएगा ऊ। चलिए, नेक्स्ट, किस क्रम में अल्पप्राण ध्वनि है? तो अब आपको बताना है 73 अल्पप्राण किस में है बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा क और ल जो हैं वो आपके चलिए, नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश के अनुसार क जो ल है वो अल्पप्राण ध्वनि है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले अंगा वाला आएगा, यानी कि जो अनुस्वार है वो पहले आएगा, तो संतान पहले आएगा, इसमें देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ 4 रह गया, उसके बाद आप क्रम से चलिए। तो सकल सभी में है, सकल के बाद सचल और सक्षम। असक्षम है अब वो क और स से बनता है, क और श से बनता है, इसलिए सक्षम पहले आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 74 का वो हो जाएगा 4। 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अतः आपका जो आंसर हो जाएगा 4। चलिए, नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाले शब्द क्या हैं? वक़्त, वरक, वक्र या वर्ग बताइए? 75 में क्या आंसर हो जाएगा? इसका आ जाएगा वक्त। जो वक्त है वो जो है सबसे पहले आएगा। चलिए, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? तो दंत वर्ण त है, आपको पता है। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? जो अ है वो अ से पहले आता है। किससे पहले आता है? वो अ से भी पहले आता है। चलिए, सवर्ण किसके योग से बना है? ये कई बार एग्जाम में आ गया है। तो सवर्ण है वो क और स के मेल से बना हुआ है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का जो उच्चारण स्थान है बताइए? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? 79 का आपको जो आंसर बताना है, बताइए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कंठ, क्योंकि अक्व विसर्जन नाम जो है कंठम आता है। क, ख, ग, घ ये सब कंठ में आते हैं। निम्न में से सगोश व्यंजन कौन सा है? 80 में आपको बताना है सगोश व्यंजन। तो सगोश व्यंजन हो जाएगा 4 का मतलब घ। किस क्रमांक में ईश्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो आपको बताए इचु से नाम तालु। तो ये तालु में आते हैं, इस किस में आते हैं? तालु में। चलिए, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? आपको बताना है कौन सा वर्ण है जो घोष नहीं है? जो 6 है वो घोष नहीं है। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो महाप्राण जो है 1/3 सेकंड 4 वर्ग के जो होंगे वही महाप्राण हो जाएंगे। क, ख और ग, घ, यानी कि पहला ही आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा जो है 83 में हो जाएगा फर्स्ट। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण होते हैं 1/3 वर्ग के। तो 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, यानी कि क और ग जो हैं वो आपके अल्पप्राण वर्ण
हो जाएंगे। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो आपको पता है ए दई तो कंठ तालु से कंठ तालव्य कहे जाते हैं। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल शब्द, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण। तो आपको पता है ये संयुक्त वर्ण है। और इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो यहाँ पर जो ज्ञ है वो एक संयुक्त व्यंजन है जो ज और अ से मिलकर के जो है बना होता है। अतः आपको इस तरह से देख सकते हैं। किस व्यंजन उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? किसके जो उच्चारण में जिह्वा है वो तालु से नहीं टकराती आपको बताना है। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख में जो है जिह्वा तालु से नहीं टकराती। न और थ का उच्चारण किस स्थान क्या होगा बताइए? न और थ का ऋतुलिशानाम दंता यानी त थ द धन ये सब दंत से वो उच्चारित होते हैं। उच्चारण की प्रकृति प्रयत्न के अनुसार हिंदी न और न व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है? तो इनको उच्चिप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्चिप्त, पार्श्विक कहा जाता है। लय को इस तरह से आपको देख सकते हैं। लुंठित भी जो है उसको रय को कहा जाता है। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? उपध्मानीयनम ओष्ठौ। तो उपध्मानीयनम तो ओष्ठौ है, लेकिन जो ब है उदव तो ब है वो दंतोष्ठ में आता है। अतः 91 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। 91 का जो सेकंड आंसर हो जाएगा। 92 किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है आपको बताना है। अघोष व्यंजन किस में है? तो श और श है जो इसमें अघोष व्यंजन होता है। चलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? 93 का आपको आंसर बताना है। तो 93 में जो है फर्स्ट आंसर हो जाएगा त और थे। 93 में क्या हो जाएगा? त और थे। चलिए 94 में इसके ऑप्शन गलत थे, चलो इसको छोड़ देते हैं। निम्न में से महाप्राण कौन सा है बताइए? 95 का क्वेश्चन क्या होगा? महाप्राण की बात करें जो तो यहाँ पर जो थे वो महाप्राण हो जाएगा। जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा थ। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है? तो 96 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वन। क्या हो जाएगा? वन अ। सघोष वर्ण भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 97 को जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा संयुक्त स्वर। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कौन सा व्यंजन तवर्ग का नहीं है? तो त ध ध न ये तवर्ग के हैं, लेकिन जो मैं है वो तवर्ग का नहीं है। 98 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। चलिए किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो कृपा, कृष्णा, दृष्टि में री स्वर है, लेकिन रिवाज में री नहीं है। त्र की ध्वनियाँ किस में है? त और री में, त और में त्र किसकी ध्वनियाँ हैं, किस में हैं आपको बताना है। 100वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त और री। क्या हो जाएगा? त और री, यानी कि पहला ही जो आंसर है वो हो जाएगा इसका आंसर। आज के लिए संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? संयुक्त को अगर अपन छोड़ दें तो मूल वर्ण कितने हो जाएंगे हिंदी में, आपको ये बताना है। तो 101 जो क्वेश्चन नंबर है उसका सेकंड आंसर आपका यानी कि 44 जो है संयुक्त टोटल स्वर हो जाएंगे आपके। मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो उपपदध्वनि नाम ओष्ठ, प वर्ग पूरा प फ ब भ म ये तो ओष्ठ में आ जाएंगे, लेकिन यह है वो ओष्ठ में नहीं आएगा। अतः आपका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अतः वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? 104 का आपको आंसर बताना है। तो 4 का आंसर हो जाएगा य और र, यानी कि य और जो र हैं वो सघोष व्यंजन है। अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ है? तो 105 में बताइए कि किन 2 नए स्वरों का जो है आगाज हुआ है या फिर विकास हुआ है। तो ये हुआ है ऐ और औ का। किसका हुआ है? ऐ और औ का। चलिए उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालु है, तालव्य है? तो तालु इचु से नाम तालु च वर्ग का जो है च छ ज, तो ज जो है वो तालु में आ जाएगा। चलिए अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? फर्स्ट, थर्ड, फाइव, यानी कि वर्ण वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है वो आपका अल्पप्राण कहलाता है। अतः 107 में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, यानी कि च ज और य जो है इसका आपका जो है आंसर हो जाएगा। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे होंगे, कैसे करेंगे आप? तो बताइए। तो इसका जो होगा प्यास का तो प य आ स अ ऐसे होगा। चलिए नेक्स्ट, किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? वैदिक, ऐक्य, पैतृक, स्नेह। तो ऐ जो है वो स्नेह में नहीं है। 109 में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्नेह। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो कृपा, कृष्णा, रिवाज। आपके ये पहले भी आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिवाज। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? 111 में बताइए क्या आंसर होगा। स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ, बिल्कुल यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों को लेखन निम्नलिखित में से किस में हुआ है? पंचांग, 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 बताइए किस में हुआ है। 112 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड, पंचांग।
द्वित्य का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो द्वित्य का सच्चा में हुआ है, कुत्ता में हुआ है, बग्गा में हुआ है, लेकिन बलगा में नहीं हुआ है। द्वित्य शब्द उन्हें कहा जाता है जो एक ही जो वर्ग है, एक ही अक्षर है, वो दो बार काउंट हो रहा हो, एक आधा और एक पूरा। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? बताइए। 114 का जो आंसर है उसमें क्या हो जाएगा? सेकंड ब है जो है वो सगोश ओष्ठ माप्राण है, ये इस यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। यदि नीचे एक ओठ को पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि में के उच्चारण में कठिनाई होगी? बताइए। तो जो नीचे के ओठ को अगर पूरी तरह काट दिया जाए तो आप बोल के देख सकते हैं ल ध ख, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ब को काट दिया जाए तो इसको बोलना पॉसिबल सा हो जाएगा। अतः आपका आंसर हो जाएगा ब। उच्छिप्त ध्वनियों का प्रयोग किस में हुआ है? तो उच्छिप्त जो ध्वनियाँ हैं वो ड और ण होती हैं। तो यहाँ पर पढ़ाई में जो उच्छिप्त ध्वनियाँ, शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? बताइए। 117 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा अब वो आएगा 4 यानी कि श्रमिक जो है वो पहले आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस व्यंजन के उच्चारण में जिब्या तालु से नहीं टकराती? कौन सा व्यंजन है जिसमें जिब्या है वो तालु से जो है नहीं टकराती? तो वो है घ। घ में जिब्या है वो तालु से नहीं टकराती। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो य र ल व है वो अंतस्थ व्यंजन है, य र ल आ गया तो इसमें आंसर हो जाएगा। यहाँ पंचन का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो है वो है अक्व विसर्जनानाम कंठ। तो अक्व विसर्जनानाम कंठ, तो यहाँ इसमें 120 में आ जाएगा 1, यानी 120 का पहला आंसर आ जाएगा कंठ। सॉरी जो है जो ये जो वाला यहाँ है इस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु होता है, क्योंकि इचु सैनाम तालु से यहाँ पर ये तालव्य में आएगा। किस क्रम में पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर की मैंने कहा ई और ए आई तो अग्रस्वर हैं, लेकिन जो ऊ है वो पश्च स्वर में आता है। क्षेत्रज्ञ क्या है? ये एक संयुक्त स्वर हैं। कैसे हैं ये? संयुक्त स्वर हैं। मंगला शब्द का सही मानक शब्द क्या हो जाएगा? 1 2 3 का आंसर बताइए। मंगला का हो जाएगा आपका मंगला, यानी कि जो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से उच्चारण स्थान के आधार पर व फ किस क्रमांक में आते हैं? व और फ बताइए किस में आएंगे? 124 का आंसर आपकी स्क्रीन पर है। बताइए क्या आएगा? तो व फ जो है वो दंतोष्ट में माने गए हैं। अतः ये क्वेश्चन वेरी पटवारी 2011 के पेपर में आए हुए सवाल बता रहे हैं। किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? यर लबा जो अंतस्थ होते हैं, लेकिन यर लबा तो बस अंतस्थ होते हैं, लेकिन जो है वो अंतस्थ नहीं होता है। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करें तो 126 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6, जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो पार्श्विक व्यंजन लय को कहा जाता है। और किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तो इचु से नाम तालु से जो च वर्ग है वो तालु में आएगा और सभी तालु में आएगा इचु से नाम तालु से। और इस तरह से आप 128 में आप जो आंसर करेंगे वो करेंगे घ जो है तालु में नहीं आता। ओम किस तरह का है? तो ओम प्लुत स्वर है, आप पता है। किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? 130 आपका स्क्रीन पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा य में जो है अघोष व्यंजन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। न व्यंजन का उच्चारण स्थान न की बात करें तो कंठ और नासिका, मूर्धा और नासिका। 131 में बताइए क्या होगा आंसर? तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा वृत्स और नासिका। अब वृत्स की बात करें तो वृत्स के अंदर न आता है, ल आता है, स आता है, न ल स र, इस तरह से ये वृत्स में आते हैं। और ये जो न है वो नासिका में भी आता है। अतः आपका आंसर हो जाएगा वृत्स से। चलिए स के साथ री की मात्रा को जोड़ने पर क्या बनेगा? तो स के साथ री की मात्रा जोड़ोगे तो श्री बनेगा। क्या बनेगा? श्री। 132 का आंसर हो जाएगा स। 132 का आंसर हो जाएगा स। चलिए वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को। बताइए वर्ण किसे कहते हैं? इतना सिंपल सवाल। किसी भाषा की जो लघुत्तम सार्थक ध्वनियाँ हैं उनको कहते हैं आप वर्ण। री को क्या कहेंगे? अक्षर वर्णमाला व्यंजन या स्वर। तो री को आपको पता है, इस री को स्वर में आती है। रू को वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में हुआ है? रू का जो वर्ण विच्छेद है वो किस में हुआ है बताइए? तो र और उ से रू बन जाएगा। अतः आपका जो हुआ है फर्स्ट में ही हुआ है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो है वो 2 वर्ण बनते हैं, वो बनते हैं आपके अघोष और सघोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग व्यंजन की ध्वनियों से मेल में कैसे बनता है? ग की बात करें तो ज और य से बनता है। किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है? तो काकल्य जो व्यंजन है 132 में वो है थर्ड है।
जो है वो एक काकली व्यंजन कहा जाता है और सघोष महाप्राण भी है। किस क्रम में विवृत स्वर है? विवृत जिसमें मुंह ज़्यादा खुलता हो तो विवृत की बात करेंगे तो आ जो है वो विवृत स्वर में आएगा। संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? तो संयुक्त व्यंजन की बात करें अपन यहाँ तो त्र है, वो त और र से बना है। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उच्चारण के जो कालमान है उसको कहा जाता है मात्रा। और जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं गुरु स्वर या फिर महाप्राण या फिर जो है गुरु स्वर। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? स है जो है ऊष्म व्यंजन में आते हैं। चलिए किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? 144 बताइए किस वर्ण में जो है घोष वर्ण नहीं है? तो इसमें जो ट है उसमें घोष वर्ण नहीं है। चलिए नेक्स्ट, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? आपको बताना है किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। तो अघोष व्यंजन की बात करें तो 145 का आंसर हो जाएगा आपका प और फ है। प और फ है वो अघोष व्यंजन नहीं है। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? तो मूर्धन्य जो व्यंजन है उपपद्मानीय नाम मूर्धा यानी प वर्ग है वो मूर्धा में आएगा और उसके बाद प फ ब भ में जी आएगा। तो बताइए 146 का जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो 146 का हो जाएगा आंसर ठ है वो पूर्व मूर्धन्य में नहीं आता। किस क्रमांक में मूल स्वर हैं? तो ऐ यू री मूल शब्द हैं जबकि ये सब पश्च स्वर के यानी कि अगले स्वर माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148 प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प और फ का जो उच्चारण स्थान है उपपद्मानाम ओष्ठव यानी कि ओष्ठ है और वो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ओष्ठ। हिंदी के शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? हिंदी के शब्दकोश में जो ज्ञान शब्द है वो कहाँ मिलेगा? च वर्ग के वर्णों के क्रम में, यानी कि ये जो है हिंदी शब्द में ज्ञान शब्द है वो च वर्ग के वर्णों के क्रम में जो है मिल जाएगा। च च ज झ। इस तरह से उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें कौन सा व्यंजन तालु है? तो इचु से नाम तालु, तो इचु से नाम तालु से च च ज यहाँ आएगा च वर्ग में, अतः ज आंसर हो जाएगा। कौन सा स्वर्ण है? स्वर है वो सवर्ण नहीं है। सवर्ण की बात करें तो आपको पता होगा सवर्ण उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न से देखे जाते हैं। अगर दोनों सेम हैं तो वो सवर्ण होगा, अदरवाइज वो स्वर्ण नहीं होगा। अतः 151 का जो आंसर होगा वो होगा उ और ई। उ और ई जो है वो सवर्ण नहीं है, यानी कि उ का उपपद्मानाम ओष्ठ है उच्चारण स्थान, जबकि ई का जो है अलग है इचु से नाम तालु। इस तरह से आपको किस शब्द में संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो क्षत्रिय में भी है और क्षत्रिय ऐसे आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। 152 का जो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट क्षत्रिय। कौन सा व्यंजन है? वो तालु है। तो इचु से नाम तालु छ छ ज झ और च छ ज इचु से नाम तालु। तालव्य व्यंजन कौन सा है? 153 में जो यह है इचु से नाम तालु से जो है वो तालु हो जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन की बात करें तो 154 का आपका आंसर हो जाएगा र। लुंठित या फिर प्रकंपित या फिर प्रकंपित इसी को बोलते हैं प्रकंपित, र कोई बोला जाता है। कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है? आपको बताना है 150 जो है 4 का जो आंसर है उच्चारण दृष्टि से लुंठित वर्ण हो गया। कौन सा व्यंजन है वो मूर्धन्य नहीं है? तो 155 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ल। ल जो है वो मूर्धन्य नहीं है। कौन सा? ल मूर्धन्य नहीं है। लतुलिशान दंत है। किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है? तो संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये ज्ञान है, इसमें संयुक्त व्यंजन है। किस शब्द में र व्यंजन संयुक्त है? आश्रित क्रम कम और कृषि, तो इसमें जो क्रम है आश्रित है। बताइए इसमें र व्यंजन संयुक्त किस में है? 157 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आश्रित। क्या हो जाएगा? आश्रित। चलिए इसका जो है आश्रित में। चलिए किस क्रम में ड व्यंजन की सटीक बात कही गई है? जो ड है वो एक पार्श्विक व्यंजन के अंदर आते हैं। किसमें? पार्श्विक नहीं, उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन, उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन। ये 158 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि पार्श्विक व्यंजन है वो होता है ल। क्या होता है? ल। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ ज स ये स्पर्शी व्यंजन है। और चलिए भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? स्वतः उच्चारित ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप क्या होगा? बताइए। 160 का आपको आंसर बताना है। तो 160 का हो जाएगा आपका ग है वो कंठ है, कंठ से स्पर्श और सघोष अल्पप्राण है। चलिए निम्न में से उसका किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो उपपद्मानीय नाम ओष्ठ उप फ ब भ, तो प फ जो है वो उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल है वो किस में रखा जाएगा?
तो ल है ऋतुलिशानाम दंत्या, तो ये दंत्य में रखा जाएगा। हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा, तो ज्ञान शब्द है वो मिलेगा आपको 6 वर्ण वाले शब्दों के बाद, यानी कि 6 वर्ण वाले शब्दों के बाद मिलेगा। निम्नलिखित में से अयोग्य भाग क्या है, तो अयोग्य भाग 2 ही हैं, विसर्ग और अनुनासिक। तो विसर्ग का आंसर हो जाएगा। 6 वर्ण किसके योग से बना है, तो 6 वर्ण की बात करें तो क और श से जो है ये बना है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो ऋतुलिशानाम दंत्य, त थ द ध न जो है दंत्य है, त थ द ध न, लेकिन जो ट है वो ऋतुलिशानाम जो ऋतुलिशानाम मूर्धा में आता है, अतः आपका आंसर हो जाएगा 4। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क के बाद आएगा, अतः 6 का वर्ण जो है वो क के बाद, क्योंकि क और प्लस स से मिलकर बना होता है, अतः क के बाद जो है वो 6 का क्रम आएगा। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है बताइए, तो 6 ध्वनि है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अघोष वर्ण कौन सा है बताइए, 169 का आपको आंसर बताना है, तो इसका हो जाएगा श। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तालु, इचु से नाम तालु। 6 6 जय जय जो गह कौन सा है, उच्चारण स्थल कौन सा है, 170 का आपके सामने जो 160 घ का उच्चारण स्थान की बात करें, घे का 170 क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा कंठ, क्योंकि अको विसर्जन नाम कंठ के वर्ग में आता है। और इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, 71 की बात करें तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा आपका ज्ञ। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है, तो नासिक व्यंजन की बात करेंगे तो ये नासिक व्यंजन हो जाएगा। और अगर निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी हैं, 173 का आंसर अगर देखेंगे तो क है वो कंठ ध्वनियों के अंतर्गत आएंगी, यानी अको विसर्जनाम कंठ के वर्ग के अंतर्गत आएंगी। बाकी जो भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आई, अघोष और सघोष को अच्छे से, अल्पप्राण महाप्राण और जितने भी व्यंजन और स्वर होते हैं उनको अच्छे से पिछले वाले लेक्चर में हमने समझाया गया है वर्ण विचार में। जो 16 मिनट का वीडियो है उसको ज़रूर देखें। और ये जो सवाल हैं सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में देखिए आए हुए क्वेश्चंस हैं जो हमने लिए हैं। आपने भी देखा होगा कि प्रत्येक क्वेश्चन है वो आया हुआ है, चाहे वो PSI में हो, अध्याय भर्ती 2003 में हो, अध्याय भर्ती 2003, प्रवक्ता भर्ती 2006, सभी में पटवार 2008, पटवार 2008, 2011 ऐसे सवाल हमने अटैम्प्ट लिए हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आएँ। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।